हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने अब तक कक्षा 12 में भूगोल के पाठ 1, 2 और 3 को पढ़ा है। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 4। और जैसे कि मैं हर पाठ के बारे में बताता हूं कि पाठ शुरू क्यों हुआ है, पाठ की प्रस्तावना क्या है, उसकी थीम क्या है। आपके पाठ का नाम है मानव विकास। इस पाठ को मैं 2 भागों में बांटना चाहूंगा। विकास, विकास किसका? मानव का। विकास किसका? मानव का। यानी हम यहां मानव का विकास पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाठ जो हमने इससे पहले पाठ आपने 2 पढ़ा है, पाठ आपने 3 पढ़ा है, वो सब इससे संबंधित है, इससे रिलेटेड है। कैसे? वो आप देखिए कि पाठ, देखिए आपकी एक इकाई बनी हुई है। अगर आप देखेंगे इकाई में पार्ट 2, 3 और 4 एक साथ आ रहे हैं। जो पार्ट 2 है उसमें पढ़ा आपने विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। जबकि आपने पार्ट 3 में पढ़ा जनसंख्या, संगठन। और आप पार्ट 4 पढ़ रहे हैं आप मानव विकास। पहली बात तो तीनों ही पाठ आपकी मानव से यानी जनसंख्या से रिलेटेड है, चाहे वो जनसंख्या वितरण हो, चाहे जनसंख्या संगठन हो या मानव विकास हो। फर्क क्या है कि आपने जो पार्ट 2 विश्व जनसंख्या और जनसंख्या वितरण पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जनसंख्या का मात्रात्मक रूप। जनसंख्या का मात्रात्मक रूप। मात्रात्मक रूप का मतलब कि जनसंख्या का वितरण कहां पर है, कितनी जनसंख्या है। और फिर हमने जनसंख्या संगठन पर हमने पढ़ा कि जनसंख्या कैसी है, वृद्ध है, आपके युवा है, हम लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यहां पर जनसंख्या का गुणात्मक रूप। क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक रूप। तो ये पार्ट जो बेसिकली है वो मानव के विकास से रिलेटेड है। यहां पर हमने पढ़ा जनसंख्या का मात्रात्मक रूप, जनसंख्या का फैलाव कैसा है, जनसंख्या कैसी है, उसका रूप कितने प्रकार का है। लेकिन यहां हम पढ़ेंगे जनसंख्या का गुणात्मक रूप। मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ रहा होगा कि पाठ शुरू कहां से हो रहा है। अब हम आगे जैसे पाठ की चर्चा करते हैं। यहां पर पाठ है मानव विकास। अब देखिए, विकास को बताने से पहले मैं आपको 2 शब्दों पर लाना चाहूंगा। एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। देखिए, विकास और वृद्धि अगर दोनों की बात करें तो दोनों ही समय के साथ परिवर्तित होते हैं। समय के साथ परिवर्तित रूप है। समय के साथ परिवर्तित रूप है, चाहे विकास लीजिए चाहे वृद्धि को लीजिए। लेकिन फिर भी इसमें कुछ फर्क है। फर्क क्या है कि अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या है, जैसे हमने बात किया, अभी हमने बात की कि पार्ट 2 और 3 में मात्रात्मक रूप पढ़ा है, तो वृद्धि भी क्या है, एक मात्रात्मक रूप है, मात्रात्मक है। जबकि विकास क्या है, गुणात्मक है। कैसे? मैं एक उदाहरण लेता हूं। अगर एक परिवार है, परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के वो 5, 6, 7, 8, 10 होती है, तो ये उसका वृद्धि है। अब मात्रात्मक जो वृद्धि होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर वहां पर परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 10 हो रही है तो वो मात्रात्मक है और वो धनात्मक है। लेकिन अगर कमी हो रही है, 2 ही सदस्य रह गए हैं, तो वो ऋणात्मक है। लेकिन वृद्धि है क्योंकि मात्रा इसमें तय हो रही है, मात्रा के हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन अगर उस परिवार में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा है, स्वास्थ्य का स्तर नहीं बढ़ा है, तो वो उसका गुणात्मक रूप, यानी वहां पर उसके हम ये नहीं कहेंगे कि वो परिवार विकसित है, यानी परिवार का विकास हुआ है। क्योंकि विकास एक गुणात्मक रूप है और ये हमेशा धनात्मक ही होता है। ये क्या होता है? धनात्मक ही होता है। यानी एक आप उदाहरण दे सकते हैं, आपकी बुक में दे रखा है कि एक नगर है, उस नगर का काफी विकास हुआ है, काफी उसमें नगर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। और एक दूसरा नगर है जिसके अंदर बिल्डिंग्स कम है, वो काफी संकुचित है, केंद्रित रूप में है। लेकिन यहां पर अगर विकास बड़ा तो है, लेकिन यहां पर कई झुग्गी झोपड़ियां हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, शिक्षा सुविधा अच्छी नहीं है, समान अवसर नहीं है, तो इस नगर का विकास नहीं कहेंगे हम। लेकिन यहां पर नगर का आकार तो नहीं बढ़ा है, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य शिक्षा आपकी अच्छी है, आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो ये जो नगर है वो एक विकास के रूप में देखा जा सकता है, एक विकसित रूप में देखा जा सकता है। देखो हुआ क्या, ये विकास और वृद्धि पर बात क्यों कर रहे हैं। ये अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम ये देखते हैं कि पहले
आप खुद समझते हैं कि विकास को हम किस रूप में देखते थे। विकास को केवल आर्थिक रूप में देखते थे। हम ये देखते थे कि जिस परिवार का, अगर मैं एक सामान्य से उदाहरण लूं, कि जिस परिवार का अगर जिस परिवार का पैसा अच्छा है, चाहे उसके पास शिक्षा कम हो, चाहे उसके पास स्वास्थ्य कम हो, हम उस परिवार को विकसित मानते थे। या हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, तो हम उसको क्या मानते थे, उस परिवार को, हम उस देश को क्या मानते थे, विकसित या विकासशील श्रेणी में लेते थे। लेकिन ऐसा है नहीं। हम देखते हैं, अगर हम भारत की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है, लेकिन भारत एक विकसित देशों में नहीं आता है। लेकिन भारत एक हर क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए शिक्षा की बात करें या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में करें, ये जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो रोजगार है, उस क्षेत्र में, यानी ये आपके पास सुविधा आपके देश के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। तो यहां पर भारत पिछड़ रहा है। लेकिन इससे छोटे देश, जैसे मान लीजिए हम बात करें, हम यूरोप की कंट्रीज की बात कर सकते हैं, हम जर्मनी की बात कर लें, हम फ्रांस की बात कर लें, इवन हम एशियाई देशों के अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे सिंगापुर की बात कर लें। ये जो देश हैं वो आकार में छोटी होने के कारण, अर्थव्यवस्था भी छोटी हो जाएंगे होने के बावजूद भी ये विकास में आगे हैं। यानी देखा यह गया कि मात्रात्मक जो रूप है, यानी परिवार का जो या देश का, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इसको नकारा गया कि अगर हम किसी देश का मूल्यांकन अर्थव्यवस्था से करते हैं तो यह देखा गया कि वो देश विकसित हो, ये जरूरी कतई नहीं है। वो देश विकसित नहीं हो सकता केवल अर्थव्यवस्था के बेस पर, और अन्य चीजों पर भी हमको देखना पड़ेगा। अब अन्य चीजें क्या थी? अन्य चीजें उन्होंने कहा कि अन्य चीजें शिक्षा हो सकती है, अन्य चीजें स्वास्थ्य हो सकता है, अन्य चीजें संसाधनों तक पहुंच हो सकती है। इन चीजों को भी हमको वहां पर देखना होगा। इन चीजों के साथ भी हम देख सकते हैं कि वो देश यानी वो क्षेत्र है वो आगे बढ़ा है, आगे मतलब प्रगति की तरफ अग्रसर है या नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। तो अर्थव्यवस्था को न मानकर इन आधार पर क्या हुआ कि 80 और 90 के दशक में, 80 और 90 के दशक में विकास की एक नई अवधारणा आती है। विकास की एक नई अवधारणा आती है जो मानव विकास की अवधारणा है, और जिसके अंदर कहा गया कि अर्थव्यवस्था को ही नहीं लेंगे, हम विकास के अन्य मापकों को लेंगे। और इस अवधारणा को दिया दक्षिणी एशियाई के दो अर्थशास्त्री, भारत के तो अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक। इन्होंने, जिसमें खासकर पाकिस्तान के जो महबूब उल हक है, ये दोनों एक साथी थे, दोनों दोस्त थे, दोनों ने इस विचारधारा पर काम किया, इस टॉपिक पर काम किया। लेकिन मानव विकास की जो अवधारणा है उसको दिया है महबूब उल हक ने, जो कहां के हैं? पाकिस्तान के। भारत के अमर्त्य सेन का भी इसमें योगदान रहा है। ये एक नोबेल पुरस्कार है, 1998 के अंदर इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। वो क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जब बंगाल के अंदर 1943 में जब अकाल पड़ा था, उस अकाल का उन्होंने अध्ययन किया, उसमें उन्होंने गरीबी का और विकास का संबंध बताया, तो उस आर्टिकल पर इनको क्या हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन मानव विकास की अवधारणा, अगर प्रश्न आता है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी है, तो आपका उत्तर होगा पाकिस्तान के महबूब उल हक ने दी है। अब महबूब उल हक ने क्या बताया है? उन्होंने बताया कि विकास केवल अर्थव्यवस्था नहीं है, यानी पैसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मानव के विकल्पों में वृद्धि करना, यानी उसके विकल्पों में वृद्धि करना ही विकास है। मानव के विकल्पों में, या फिर हम बात करें अवसरों में वृद्धि करना क्या है? विकास है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने बताया विकल्पों और अवसरों में वृद्धि करना ही विकास है, जिससे मनुष्य क्या करे? मानव एक सार्थक जीवन जी सके। इनके अनुसार विकास क्या है? कि विकल्पों या अवसरों में वृद्धि करना ही विकास है, जिससे मानव एक सार्थक और दीर्घ जीवन, बड़ा जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि दीर्घ जीवन, एक जो बड़ा जीवन होता है, वही एक विकास का पर्याय नहीं होता है। वो तब होगा जब वो व्यक्ति शिक्षित होगा, वो स्वास्थ्य के रूप से अच्छा होगा, समाज के अंदर उसका अच्छा योगदान होगा, तो वो क्या होगा? विकास की श्रेणी में आएगा।
यहाँ पर पाकिस्तान के जो महबूब उल हक हैं वो ये बात भी कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो वस्तुएं आज हैं आप उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों, मैं उन वस्तुओं को देखता हूं जो इस वक्त संसार में नहीं है और मैं ये पूछता हूं कि वो क्यों नहीं है। ये कथन इनका है। इन्होंने कहा है कि आप तो केवल उन वस्तुओं को देखते हो जो संसार में अभी दिख रही है और आप पूछते हो ये क्यों है, जबकि वो ये कहते हैं कि मैं उन वस्तुओं की बात करता हूं जो संसार में अभी नहीं है और मैं पूछता हूं क्यों नहीं है। ये मतलब विकास के लिए जो मानव का जो विकास है उसके आयामों को बढ़ा देते हैं कि हमें मानव के विकास के आयामों को बढ़ाना है। जबकि आपके जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, इन्होंने जैसे यहां पर इन्होंने कहा कि मानव विकास क्या है, विकल्पों में वृद्धि है, जबकि अमर्त्य सेन कहते हैं विकास क्या है, स्वतंत्रता में वृद्धि है। अब स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी शिक्षा की, अपने स्वास्थ्य की, अपने रोजगार की, अपने अवसरों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा है। इसके अंदर स्वतंत्रता में यह भी कहा है कि सामाजिक या राजनीतिक संस्थाएं हैं वो इसमें योगदान दे, वो व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन नहीं करें, उनको अच्छे अवसर प्रदान करें। तो आप समझ रहे होंगे, हमने पढ़ा मानव विकास में हमने बात करी कि हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, ये गुणात्मक रूप है। विकास और वृद्धि की बात करी, वृद्धि क्या है, एक मात्रात्मक है, विकास एक धनात्मक गुणात्मक रूप है। पहले के समय में माना जाता था, आप भी समझते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा अधिक है, जिस देश के पास पैसा अधिक है, वही विकसित मान लिया हमने। चाहे उसकी शिक्षा अच्छी नहीं हो, चाहे स्वास्थ्य अच्छी नहीं हो, चाहे परिवार में बीमारियां हो, हम उसकी तरफ नहीं देखते थे। लेकिन 90 के अंदर मानव विकास की नई अवधारणा आती है और दो जो मित्र हैं, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक है, उन्होंने मिलकर इस काम को किया। लेकिन सर्वप्रथम मानव विकास की अवधारणा देते हैं पाकिस्तान के महबूब उल हक, और वो कहते हैं कि विकल्प में वृद्धि करना ही विकास है। और यहाँ पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं कि स्वतंत्रता में वृद्धि करना विकास है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। अब आगे हम देखते हैं विकास को, मानव विकास को हम थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। यहां पर आप देखिए कि महबूब उल हक वो ये कहते हैं कि विकास का केंद्रीय बिंदु क्या है। विकास का केंद्रीय बिंदु उन्होंने बताया मनुष्य है, यानी मानव है। यानी जो भी विकास होगा वो मानव के इर्द गिर्द होगा। तो मानव का जो विकास का केंद्र बिंदु क्या है, मानव है। और इसका जो मूल उद्देश्य होता है, जो विकास का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, महबूब उल हक के अनुसार विकास का जो मूल उद्देश्य है वो एक सार्थक जीवन है। सार्थक जीवन की परिभाषा उन्होंने बताई कि एक किताब में दे रखा है, एक बालिका से पूछा जाता है कि आपको जन्मदिन की बहुत बधाई, आप क्या चाहते हैं। तो बोलते हैं मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ, मैं एक समाज के विकास में योगदान देना चाहती हूँ, यानी मैं एक सार्थक जीवन जीना चाहती हूँ। लंबा जीवन सार्थक जीवन नहीं होता। सार्थक जीवन होता है कि जहां पर आप समाज के विकास में योगदान दे सकें। लेकिन आप जानते हैं कि आप अपने आसपास देखते हैं कि आपको, जैसे महबूब हक ने कहा, विकल्पों में वृद्धि करना विकास है। विकल्पों में वृद्धि करना यानी अवसरों में वृद्धि करना विकास है। लेकिन अगर एक उदाहरण लें कि एक बालिका है, एक बालक है जो अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं पाता, हाँ, तो बताइए क्या वो डॉक्टर बनेगा? यानी आपने उस बालक को आपने पढ़ाया नहीं है, शिक्षा के अवसर नहीं दिए हैं, तो क्या वो डॉक्टर बनेगा? तो आपने उसके विकल्पों को खत्म कर दिया है। तो यहां पर उसमें बताया गया है कि निर्धनता, आपके जो निर्धनता है, आपका स्वास्थ्य की कमी है, निर्धनता है, आपके स्वास्थ्य की कमी है, ये सब क्या करती है, आपके सामाजिक भेदभाव है, ये आपके विकल्पों में वृद्धि करती है। निर्धनता बता दिया कि अगर बालक अगर गरीब है, तो अगर बालक निर्धन है, तो या मान लीजिए कोई परिवार निर्धन है, तो अच्छा स्वास्थ्य सुविधा का उपभोग नहीं कर पाएगा, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगा। सामाजिक भेदभाव की बात करें तो हम किसी विशेष वर्ग से भेदभाव करेंगे तो आप पीछे छोड़ देंगे। यहाँ पर आप महिलाओं की बात कर सकते हैं कि महिलाओं को अगर आप साक्षर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो उनके विकल्प स्वतः ही कम हो जाएंगे, वो आगे उस चीज में बढ़ नहीं पाएगी।
तो आपने आज इसमें पढ़ा, केवल हमने पढ़ा है मानव विकास के बारे में पढ़ा है हमने, मानव विकास कि विकास और वर्दी पढ़ा है। महबूब उल हक ने मानव विकास के बारे में क्या बताया, उनके साथी प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या बताया, यह आपने पढ़ा है। और विशेषकर महबूब उल हक ने कहा है कि विकल्पों में वृद्धि करना या अवसरों में वृद्धि करना विकास है, विकास का केंद्रीय बिंदु मानव है, जिसमें सार्थक जीवन को जीने के बारे में बताया गया है। लेकिन निर्धनता, सामाजिक भेदभाव इन विकल्पों में वृद्धि, विकल्पों में क्या करते हैं, कमी करते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप मानव विकास के स्तंभ पढ़ेंगे, हम इसके अलावा मानव विकास के उपागम पढ़ेंगे और मानव विकास को किन किन बिंदुओं पर बांटा गया है वो हम पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ये इस पाठ की प्रस्तावना है, थीम है, आपको उसको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इस पाठ से थोड़ा सा आगे। आप तब तक इसको पढ़िए। ओके बेटा, थैंक यू।